स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की दुनिया में अपनी स्किन का ख्याल रखना और नेचुरली अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें हम लोग और प्रिवेंशनरी मेयर्स दें, बचाए के इलाज की तरफ जाएं ताकि अपनी स्किन को ऑलरेडी हम लोग हेल्दी रख सकते हों। लेकिन ये सारी बातें मैं तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत इधर उधर से सोशल मीडिया से रिसर्च करके पता कर लेती हूँ, तो हमने सोचा कि हम लोग एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और बड़े ज़रूरी सवालात पूछते हैं स्किन केयर के हवाले से, किस तरह से अपनी स्किन का बेहतर तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं और ग्लोइंग और हेल्दी लुकिंग स्किन जो है वो हमारे लिए भी रियलिटी बन सकती है, जो कि ऑफकोर्स हर कोई चाहता है आज की दुनिया में। एंड दैट्स वाई आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियोज में मौजूद हैं। अगर आपके कोई भी सवालात हैं, कंसर्न्स हैं या एक्सपीरियंसेस हैं स्किन से रिलेटेड, आप कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो खास तौर पर आज हमारे साथ एक्सपर्ट होंगी। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा और लाजमी तौर पे कॉल करें और सवालात जो है हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं। और आपको पता है, हो सकता है जो आपका सवाल है वो बहुत सारे और लोगों का भी सवाल हो, तो लाजमी तौर पे कॉल करें और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं, मैं हमारी बहुत ही खास मेहमान का इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। डॉक्टर अरीज खालिद हमारे साथ मौजूद होंगी, कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिक हैं एंड ऑफकोर्स आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अरीज, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन जो है सोशल मीडिया रेडी होनी चाहिए एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू पुट इट, कि आज की दुनिया में बगैर आपको फाउंडेशन इस्तेमाल के, बगैर मेकअप इस्तेमाल के हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन जो है नेचुरली ग्लो करती है। सबसे पहले तो आई थिंक बेसिक्स के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि स्किन केयर की बेसिक एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम आते हैं तो डाइट तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप खाते हैं वो आपके चेहरे पर नज़र आता है और हम बच्चों को बहुत शुरू से ही अगर उस चीज़ के ऊपर गाइड करें कि उनकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, हार्मोन्स से रिलेटेड जितनी भी फूड्स उनको अवॉइड अगर किया जा सके, डेफिनेटली कम्प्लीटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनके आप अगर रोज़ ले रहे हैं थोड़ा स्पैन बढ़ा दें, प्रोटेक्शंस आ जाती हैं। सन ब्लॉक बहुत अर्ली एजेस से कोशिश करनी चाहिए कि उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए। जिस तरह भी आपने बात की कि प्रिवेंटिव मेजर्स डेफिनेटली बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है तो उसके बाद फिर वो थोड़ा सा ज़ाहिर है कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बात चली जाती है। उसकी वजह ये होती है कि लोग घर पर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो माइनर इश्यूज से फिर वो कॉम्प्लिकेटेड की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। सन ब्लॉक की प्रोटेक्शन डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें जो दूसरा पॉइंट है कि लगाना कैसे चाहिए। बहुत सारे लोग अभी आदत भी नहीं बन रही है यहाँ पर तो लोगों की कि वो सन ब्लॉक को यूज़ करें, और दूसरी चीज़ है कि इतनी कोई ख़ास एजुकेशन भी नहीं है कि उसको किस तरह से लगाना चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग ये समझते हैं कि हम अगर सिर्फ बाहर धूप में निकल रहे हैं तो ही हमें ज़रूरत है। आप घर के अंदर भी हैं तब भी आप उसको लगाएं एंड एवरी 3 to 4 आवर्स आप उसको रिपीट डेफिनेटली करें, क्योंकि इतनी लंबी प्रोटेक्शन वो आपको नहीं दे सकता कि आप सुबह 8 बजे लगाएं और शाम 6 बजे तक आपको प्रोटेक्शन मिले, ऐसा नहीं होगा। दैट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। इसके अलावा डर्ट से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर, बाहर निकल रहे होते हैं बच्चे बच्चियां सब बाहर, इवन ख़वातीन भी हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, इवन जो हाउस वाइफ्स हैं, बाहर का एक्सपोजर हर बंदे का होता है। उससे रिलेटेड आपको क्लेंजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर आप बाहर निकलेंगे क्लॉग्ड होंगे आपके पोर्स और उसके बाद उसकी वजह से प्रॉब्लम्स और जनरेट होंगी, एक्नी की तरफ चली जाती हैं, एलर्जीज़ की तरफ चली जाती हैं, हाइपर पिगमेंटेशन की तरफ चली जाती हैं। तो इनमें से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को बेसिकली अवॉइड एक अच्छी केयर करके किया जा सकता है। ठीक है, उसमें क्लेंजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेली बेसिस पे करें, हार्श क्लेंजिंग नहीं। कुछ चीज़ों को आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, लाइक आपकी डेली रूटीन की हैं उनमें आपने क्या क्या करना है। कुछ को आप वीकली बेसिस पे करें, कुछ को आप मंथली बेसिस पे करें। अगर हम डेली बेसिस की बात करेंगे तो क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक जेंटल क्लेंजिंग, जिसमें आप टोनिंग कर लें, और टोनर से ये होता है कि आपके पोर्स ज़रा मिनिमाइज हो जाते हैं, तो वो ओपन पोर्स की वजह से जो क्लॉगिंग हो रही है वो अवॉइड हो जाती है। वीकली बेसिस पे अगर आप आएंगे तो उसमें स्क्रबिंग आ जाती है, मास्क का यूज़ आ जाता है। अगर आप मंथली बेसिस पे चले जाएंगे, यू शुड डेफिनेटली टेक फेशियल, एंड वन ऑफ द बेस्ट इज़ हाइड्रा फेशियल। लेकिन वो डेफिनेटली आपको किसी ट्रेन बंदे से लेना चाहिए, प्रेफरेबली अगर आपके पास डॉक्टर की फैसिलिटी करीब अवेलेबल है तो इट्स रियली वेरी गुड कि आप वहाँ से इस चीज़ को अवेल करें। तो जी हमारे कॉलर हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप लोगों के सवाल हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी कैसी हैं आप? मैं
मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जी, क्या पूछेंगे? मेरे ना फेस पे ना एक्ने डीप स्कार्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए मतलब किसी ने मुझे कहा है कि माइक्रो नीडिंग प्रोसेस होता है ना, तो वो टोटली खत्म हो जाएंगे, फेस क्लीन हो जाएगा। चलें जी, बिल्कुल पूछना था जी जी बिल्कुल जी, कोई और इलाज है तो वो बता दें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और डॉक्टर साहिबा जो हैं वो डेफिनेटली इस सवाल का जवाब देंगे। अगर एक्नी, अब वही मैंने आपसे बात की कि एक्नी है, एक्नी के बाद फिर अगली चीज़ ये होती है कि जब रिजॉल्व होगी और वो लॉन्ग टर्म में रही है तो स्कार्स को पीछे छोड़ जाती है। स्कार्स के लिए माइक्रो नीडलिंग इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन उसमें हमेशा जिसको मैं प्रेफर करती हूँ दैट इज़ विद PRP प्लाज्मा, क्योंकि वो आपकी अपनी बॉडी से होता है, उसमें ज़ीरो रिस्क फैक्टर है, किसी किस्म की कोई साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस नहीं है, और क्योंकि वो आपके स्किल्स जो सेल्स हैं उनको रीजनरेट भी करता है। दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन और वो डेफिनेटली इफेक्टिव है, उससे चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है। लाइक एक सेशन में अगर आप कोई बहुत मेरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल, कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल। आप सिर्फ थोड़ा सा इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर एक चीज़ को आते हुए इतना टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली उसको जाते हुए भी आपको थोड़ा सा टाइम देना है। आप 1, 2, 3 सेशंस के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट इट इज़ अ वेरी डेफिनेट प्रोसेस। डेफिनेटली उससे स्कार्स जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कि आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर उसके अलावा और ऑप्शंस की तरफ हम जाएं तो उसमें कुछ लेज़र्स आ जाते हैं, फ्रैक्शनल लेज़र है। इसके अलावा उसमें अब तो आजकल एक और ऑप्शन बड़ी अच्छी अवेलेबल है कि अगर इन केस आपको लगता है कोई भी चीज़ आप पे काम नहीं की, आपने मल्टीपल चीज़ें आपने ट्राई कर ली हैं, तो वी हैव परमानेंट फिलर्स एक्चुअली, तो वो परमानेंटली उनको फिल भी कर दिया जाता है। तो अब तो बहुत मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि बेसिकली ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, तो उसको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। नहीं तो अदरवाइज हम हैं आप हमारे पास आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक्चुअली आई एम लाहौर बेस्ड, आई एम इन बहरिया टाउन, तो अगर आपको लगता है कि आप आ सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल जी। एंड दो चीज़ें जो कि ऑफकोर्स मेरे माइंड में हैं और डेफिनेटली मैं उस तरफ भी आऊँगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ओह जी, मुझे लगता है कॉल जो है ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। और ऑफकोर्स अगर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि कई दफ़ा डिस्कशन में कोई ऐसी बात हो रही होती है, तो थोड़ा सा बिल्कुल इंतज़ार आप कर लिया करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए दो चीज़ें जो मेरे माइंड में आई आपकी बात सुनकर, वो एक तो साइड इफ़ेक्ट्स थे कि ऑफकोर्स एक टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, बट क्या इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? ज़ीरो रिस्क फैक्टर, क्योंकि आपका अपना प्लाज्मा है, ठीक है। इसकी फॉरेन बॉडी तो कोई उसमें इन्वॉल्व है नहीं। साइड इफेक्ट सिर्फ ये है कि जाहिर है उसके बाद थोड़ी प्रोटेक्शन की जरूरत है कि सन ब्लॉक इज अ मस्ट, ठीक है। जिस तरह वैसे भी जिस तरह पानी पीना ज़रूरी है, सन ब्लॉक उतना ही ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए। जिस तरह अगर आप ये कहें कि अगर मैं एक दिन पानी ना पीऊँ तो क्या हो जाएगा, मेरा जवाब वही होगा कि जो पानी एक दिन ना पीने से आपको आपकी बॉडी को होगा, वही एक दिन सनब्लॉक ना लगाने की वजह से होगा। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं इवन आफ्टर द प्रोसीजर, तो आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं करें। आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप एक डेफिनेटली प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं तो उसकी सिर्फ केयर, आफ्टर केयर के अंदर यही इंपॉर्टेंट है कि आपने सनब्लॉक लाजमी लगाना है, क्योंकि उसके बाद डेफिनेटली वो एक माइक्रोनीडिंग हुई होती है, आप सनब्लॉक नहीं लगाएंगे तो हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होती, बट स्टिल ये एक चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि जब आप कोई प्रोसीजर ले रहे हैं तो जो उसकी आफ्टर केयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी। एंड ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स के हवाले से भी, एंड आई थिंक सनस्क्रीन की इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता ही होगा कि मैं तो बताती रहती हूँ, पर्सनली मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, मुझे काफ़ी रिसेंटली इस चीज़ का आइडिया, तो मैं स्किन केयर कब से कर रही हूँ कि सनस्क्रीन बड़ी ज़रूरी है। और मैं चाहूँगी डेली रूटीन में सनस्क्रीन एक तो कितनी दफ़ा यूज़ करनी चाहिए, एक चीज़ जो कि मैं अभी तक कन्फ्यूज हूँ, कितनी दफ़ा करनी चाहिए, कितने घंटे बाद आपको दोबारा लगानी चाहिए, और SPF सबसे अच्छी कौन सी SPF रहेगी? SPF 50+ डेफिनेटली, जो अच्छा, आपके मेकअप के SPF 50+, क्योंकि आपके अक्सर ये होता है कि मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर लिखा होता है कि 20+, 30+, बिल्कुल उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो आपको कोई खास प्रोटेक्शन नहीं दे रही। दूसरा, कोशिश करें कि आप फार्मेसी से लें, जो मेडिकल जो कंपनी है उन्होंने बनाए हुए हैं। आप मेकअप प्रोडक्ट्स की तरफ में से ना जाके उस चीज़ को सर्च करें कि जो
कॉस्मेटोलॉजी बेस्ड बेसिकली सनस्क्रीन्स होते हैं, वो इतने कोई खास इफेक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर कोई मॉइस्चराइजर है उसमें लिखा हुआ है कि जी इसमें SPF भी है, तो आई डोंट रिकमेंड दैट। सिर्फ और सिर्फ सन ब्लॉक हो। दूसरा, आपका डॉक्टर रेकमेंड करेगा तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि अक्सर लोग आके ये फिर बाद में कह रहे होते हैं कि जी हमें तो उससे पसीना बहुत आ रहा था, क्योंकि आपकी स्किन ऑयली होगी, आपको सीबम कंट्रोल चाहिए था, आपने एक रेगुलरली जाके काउंटर से उठा लिया, आपको अब नहीं पता कि उसकी डिटेल्स क्या थी और आपको क्या जरूरत थी, ठीक है। या कोई आकर हमें ये कहते हैं कि जी हमें ये टैन कर रहा है, ये बहुत एक जर्नल कंप्लेंट होती है जो आके लोग कहते हैं कि नहीं जी मैं तो सन ब्लॉक लगाती हूँ या लगाता हूँ तो जी मुझे तो बहुत लगता है कि मैं बहुत टैन हो गया, इसलिए कि आपने करेक्ट SPF यूज नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज आपने जो सवाल पूछा है कि कितनी दफा लगाना चाहिए, एवरी 3 to 4 आवर्स, मैं बार बार कहती हूँ एवरी 3 to 4 आवर्स। आप जितने बजे भी उठ रहे हैं, आपने जब बाहर एक्सपोज होना है उससे आधा घंटा पहले लगाएं, ठीक है। आप लगाते ही निकलेंगे तो वो भी उसने काम करना शुरू नहीं किया होगा। प्लस एक जर्नल क्वेश्चन होता है कि जी हम ने मेकअप करना होता है, आप सन ब्लॉक के ऊपर बिल्कुल मेकअप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले आप नीचे सन ब्लॉक लगाएंगे, उसके बाद आप ऊपर मेकअप करेंगे, ठीक है। और अगर आपको, और कोशिश करें कि उसको रब नहीं करें, टैप करें। अगर आपको लग रहा है कि अब आपने मेकअप किया हुआ है और उसके बाद अब आपको उसको रिफ्रेश करने की जरूरत है सन ब्लॉक को, तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी में रहें, पीस साइज इज इनफ। उसकी क्वांटिटी बढ़ाने से आपको कोई बहुत ज्यादा उसके कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे, जस्ट अ वेस्टेज। पी साइज एक मटर के दाने के बराबर बहुत काफी होता है, उसको आप थोड़ा सा लेके, बेशक मेकअप भी किया उसके ऊपर टैप कर लें। इवन अब तो स्प्रे फॉर्म्स में आते हैं, तो ये अगर वही बात है कि आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि इतनी जल्दी खत्म नहीं होते, लेकिन अगर आप ये कि एक अच्छी रहनुमाई के बाद लेंगे तो आपकी प्रोडक्ट के पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और डेफिनेटली आपको बेनिफिट भी मिलेगा उससे। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फेस पर तो सनस्क्रीन ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है लगाना, बट साथ ही साथ क्या आपको और जो आपके एक्सपोज, आपके जितने एक्सपोज पार्ट्स हैं उन पर भी लगाना डेफिनेटली। अब आप सिर्फ आपका चेहरा तो बाहर नहीं है, बिल्कुल, आपके पाँव हैं, आपके हाथ, जो भी आपके एक्सपोज पार्ट्स हैं, डेफिनेटली अगर कोई इवन जिस तरह लड़के बाहर होते हैं और वो उनके बाजू हैं, तो वो बाइक्स के ऊपर हैं, तो वो डेफिनेटली अगर आप देखें तो वो बेचारे उनके वो 2-2, 3-3 रंग हुए होते हैं ना, तो वो उसकी वजह यही होती है कि वो पार्टीशंस होने की, कि वो बेचारे जो एक्सपोज पार्ट्स हैं उनके रंग और होंगे और जो एक्सपोज पार्ट्स नहीं है वो उनके रंग और होंगे। हाँ नहीं बिल्कुल, एक्चुअली आई थिंक सनस्क्रीन, क्योंकि वंस आई रियलाइज्ड इट, तो लड़कों के लिए भी लगाना बहुत जरूरी है, जैसे आपने फरमाया, बच्चों के लिए भी इवन। अच्छा। अगर अब हाँ बाहर के मुल्क में वहाँ पर जिस वक्त बच्चे बाहर जाना शुरू होते हैं, इवन जिस वक्त प्ले करने की एज पे आ जाते हैं, तो उनके हिसाब से भी सन ब्लॉक्स होते हैं, तो उस वक्त से ही बच्चों को आदत डाल दी जाती है कि वो सन ब्लॉक बेसिकली इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा कह लें अवेयरनेस कम है, लेकिन अच्छा ये लगता है कि अब पहले जब मैं इनिशियली आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, तो बहुत कम लोग होते थे जो हाँ बिल्कुल सन ब्लॉक को, तो उनको लगता था अच्छा नहीं हमें नहीं, हम तो धूप में निकलते ही नहीं, हम तो बाहर निकलते ही नहीं। अच्छा, और अगर बहुत बहुत समझाने का ट्रेंड काफी चेंज, अब ये होता है, बस थोड़ा सा ये फर्क आता है कि अच्छा किसी को एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि अच्छा कितनी देर के बाद रिपीट करना है, या वो बस थोड़ा सा अपने के लिए आगे डिटेल। बच्चियों के हवाले से बात करें तो किस एज से सनस्क्रीन का इस्तेमाल, जिस तरह से आपने बताया, स्पेसिफिकली कोई एज है या जब भी प्लेग्राउंड में वो खेलना शुरू करें? जब भी वो खेलना शुरू करें। अच्छा, तो जब भी उनका आउटसाइड घर से बाहर का उनका एक्सपोजर जो है वो ज्यादा हो, सनस्क्रीन लाजमी लगाएं, और ये लड़के और लड़कियां दोनों के लिए बिल्कुल। और मेरे ख्याल में तो आजकल लड़के ज्यादा कंसर्न है। नहीं, आई एब्सोल्युटली एग्री, आई थिंक हर किसी को अपनी स्किन का ख्याल हर एक का राइट है, बिल्कुल। हाँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए एक प्रोफाइल है एक बंदे की, आप किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले आपका चेहरा नजर आता है। डेफिनेटली आप हर वक्त मेकअप में नहीं हो सकते, और बेचारे अनफॉर्चुनेटली बॉयज का तो यही प्रॉब्लम है कि तो मेकअप में बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स लें। बिल्कुल जी। और मैं एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि आजकल बड़ी ट्रेंड कर रही है, मैंने सुना है इस बारे में, बट आई एम नॉट श्योर, कि मैं चाहूँगी आपका ओपिनियन अगर इसमें मैं ले सकूँ। रंग गोरा जो है, आई थिंक मैं पर्सनली इसमें बिलीव बिल्कुल नहीं करती हूँ कि आपको रंग जो है, आपका जो भी अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह से बनाया है, जिस भी रंग में बनाया है, अल्लाह ताला जो है वो कभी उसमें नाइंसाफी नहीं कर सकते, तो कभी इस चीज़ पे गौर नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ट्रेंड चल रहा है बड़ा गोरे इंजेक्शंस का, और मेडिसिन भी खाई जाती है, तो मैं इस सवाल से भी चाहूँगी अगर आप थोड़ा सा बताएं कितना हार्मफुल है, कितना डेंजरस है, या ये एक्चुअली इट वर्क्स?
जहाँ तक ये बात है कि गोरा होने का ट्रेंड, मेरा ख्याल है वो अब से नहीं है, सदियों से है। अगर आप उस ज़माने में चले जाएं जब हमें लगता है कि ये ऑप्शंस हमारे पास नहीं थी, तब भी लोग जो भी अवेलेबल ऑप्शंस थी उनकी तरफ जाया करते थे। और ये इंसानी फितरत है कि जो उसके पास होता है वो उसको बेसिकली पसंद नहीं होता। अगर आप यूरोपियन साइड पे चले जाएं तो लोग टैनिंग की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर लोग हैं तो वो एक आप कह लें कि मुआशरे की एक चीज़ है कि जिसमें लोगों को गोरा रंग पसंद है और उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। बाज़ दफ़ा आपकी पर्सनल चॉइस से ज़्यादा आपका सोशल प्रेशर होता है। अब मेरे पास अक्सर आने वाली यंग बच्चियाँ होती हैं जिनके रिश्तों के मसाइल हैं, हमें उन्हें सेफ ऑप्शन डेफिनेटली देनी है। वाइटनिंग क्रीम से बहुत ज़्यादा बेहतर ऑप्शन डेफिनेटली ये है। इनको नाम बेसिकली वाइटनिंग इंजेक्शंस का दे दिया गया। एक्चुअली ये ग्लूटाथायोन है, इसमें विटामिन सी है। इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स हैं कि जी ये डेंजरस हैं, ये लिवर को डैमेज करते हैं, ये कैंसर करते हैं। तो मैं इसके बारे में यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूँगी। ग्लूटाथायोन इज बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो किसी भी सूरत में वो कैंसर कॉज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सबसे पहले जो किया गया था वो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स में किया गया था। क्योंकि जब कीमोथेरेपी की जाती है तो सबसे पहले जो चीज़ इफेक्ट होती है वो इम्यूनिटी होती है। उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्योंकि जिनकी इम्यूनिटी लो है वो डेफिनेटली उनको वायरस जल्दी होंगे और फिर वो एक उस प्रोसेस से गुजरते हुए वो चीज़ें अफोर्ड नहीं की जाती। जब इनका इस्तेमाल स्टार्ट किया गया तो ये बेसिकली चीज़ सामने आई कि जो लोगों ये इस्तेमाल कर रहे थे उनमें एक साइड इफेक्ट आ रहा था एंड दैट वाज वाइटनिंग। फिर इसका इस्तेमाल लिवर सिरोसिस के पेशेंट में किया गया और वो भी इसलिए कि उनकी लिवर हेल्थ को बेहतर करने के लिए। इसलिए ये भी मैं दूसरी चीज़ जो इसके साथ एसोसिएटेड है कि ये लिवर को डैमेज करता है। तो एक चीज़ जो लिवर सिरोसिस के पेशेंट में यूज़ की जा रही है वो डेफिनेटली किसी भी सूरत लिवर को डैमेज नहीं कर सकती। ग्लूटाथायोन आपकी अपनी बॉडी के अंदर पहले भी मौजूद होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ के साथ इस चीज़ को एसोसिएट करना कि नहीं जी ये इससे कैंसर हो जाएगा या लिवर डैमेज होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका साइड इफेक्ट बेसिकली वाइटनिंग है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे अच्छा साइड इफेक्ट क्या है, द ओनली साइड इफेक्ट इट हैज इज वाइटनिंग, ठीक है। हाँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो वाइटनिंग क्रीम्स की मोनोपोली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि आपको काउंटर्स पे मिक्स क्रीम्स हर बंदा जानता है। अब तो खैर बहुत और ऑप्शंस आ गई हुई हैं, बहुत बेज़रर नज़र आने वाली चीज़ें। अक्सर लोगों को लग रहा होता है कि इसमें कुछ नहीं है, स्टीरॉयड नहीं है, मर्करी नहीं है। तो अगर मैं एवेलुएट करूंगी कि अच्छा दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, आप मेरे पास आके एक बंदा ठीक है उसकी पर्सनल चॉइस है फॉर वट एवर द रीज़न, जो भी उसके पीछे वजह है, वो गोरा होना चाह रहा है, तो वो एक उसके पास ऑप्शन है कि वो क्रीम इस्तेमाल करे जिसमें मर्करी का कंटेंट क्या है हमें नहीं पता, जिसमें स्टीरॉयड का कंटेंट क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हर बंदे को ये तो पता है कि ये दोनों डेंजरस हैं, इसके बारे में तो कोई और राय नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ ऑप्शन है ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस की। तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगी कि आप ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस पे बिल्कुल जी। एंड आई सपोज जो मतलब है इसका ये है कि द लेसर ऑफ टू इविल्स, यानी कि आपके पास अगर एंड फॉर व्हाटएवर रीजंस अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सोसाइटल प्रेशर में आके बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खुद आपका दिल है तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन किसी को और को खुश करने के लिए सोसाइटी की बातों की वजह से ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर एनीवे डॉक्टर साहिबा, मुझे लगता है ऑफकोर्स मेरा अपना पर्सनली भी ये सवाल है और मुझे बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है आई एम प्रीटी श्योर उनका भी यही सवाल होगा कि आप अपनी पर्सनल स्किन केयर के लिए क्या आपकी रूटीन क्या है स्किन केयर की, कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स आप यूज़ करती हैं, कोई स्पेसिफिक रूटीन है आपकी, किस तरह से आप अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं? वही जिस तरह मैंने बात की कि डेली रूटीन में डेफिनेटली कि अगर आप क्योंकि मैं मदर भी हूँ, इसके अलावा ये कि मैं क्लिनिक डेफिनेटली मेरा है, तो ज़ाहिर है मेरा बाहर निकलना है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी कोशिश सबसे पहले यही होती है कि जब अगर जिस तरह सन ब्लॉक है वो तो उसमें तो बात ही नहीं है कि ना लगाने वाली, वो तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। घर जब सुबह सबसे पहले उठते ही वो मैंने लाजमी लगाना होता है, बाहर जाते हुए मैंने उसको टॉप अप करना होता है। इसके बाद डेफिनेटली थोड़ा बहुत मेकअप आपका अप्लाई होता ही होता है,
तो रात को आके क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज़रूरी है कि कोई एक पार्टिकल भी आपके मेकअप का आपके मुंह पे ना लगा रहे। दूसरी चीज़, जब मेकअप की सिलेक्शन में कर रही होती हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे ब्रांड का यूज़ करें, क्योंकि पहली बात ये कि वो जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो वो आप अपने ये कह लें कि एक तरह से हेल्थ पे लगाने वाली बात है। उसको मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेकअप है, क्योंकि उसकी वजह से आपका चेहरा ख़राब भी हो सकता है, उसकी वजह से आपको एक्नी भी हो सकती है, उसकी वजह से आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो मेकअप की सिलेक्शन तो वो डेफिनेटली आपने एक दफ़ा कर ली और वो वही चल रहा होता है। रात को डेफिनेटली क्लेंजिंग आपने करके सोनी है। वीकली में लाजमी मतलब एक प्रॉपर क्लेंजिंग जिसमें एक्सफोलिएशन है और इसके अलावा बाद में फिर मास्क की एप्लीकेशन है, ये मैं लाजमी करती हूँ। एब्सोल्युटली, आई सपोज यही आपकी ग्लोइंग स्किन का राज है और इट्स रियली गुड टू नो, एंड आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे स्किन केयर से रिलेटेड। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ब्रेक लेना पड़ेगा, तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगी, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी, आज सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन स्किन केयर के हवाले से आज बात कर रहे हैं। कोशिश करें कि स्किन इश्यूज जो कि बहुत आम हो चुके हैं उनके बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी ले लें, लेकिन किससे ऑफ कोर्स यू नो मैं आपको शायद इतनी अच्छी चीज़ें नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी सोर्सेज जो हैं वो तो इंस्टाग्राम होंगी या फिर सोशल मीडिया होगी। तो हमने सोचा कि हम अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट को इनवाइट कर लेते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं इस सवाल से कि स्किन केयर में क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपके कोई भी सवालात हैं, कंसर्न्स, एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा से, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, याद रखें। हो सकता है जो आपका सवाल हो वो और भी लोग पूछने चाह रहे हो, तो लाजमी तौर पर अपने सवालात जो हैं हमारे शो में, हमारे डिस्कशन का हिस्सा जरूर बनाएं। तो जी, एक दफ़ा फिर बात करते हैं डॉक्टर साहिबा से, और जहाँ पे वी लेफ्ट ऑफ, स्किन केयर इज़ वेरी वेरी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। और मैं चाहती हूँ उस हवाले से भी थोड़ी सी बात करें कि रूटीन के बारे में हमने बात करी। सबसे प्रोमिनेंट स्किन इश्यूज हाइपर पिगमेंटेशन जिस तरह से हो गया, उसके अलावा हमने एक्ने के हवाले से बात किया है। ये बड़े दो प्रोमिनेंट इश्यूज हैं और मोस्टली लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं। तो इस हवाले से भी बताया कि ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशनरी मेजर्स क्या है। एक्ने की जो एक बड़ी वजह इस वक्त सामने आ रही है, मेरे पास अभी रिसेंटली एक बच्चा आया था, ही वाज जस्ट 9 years ओल्ड, और जब वो मेरे पास आया तो उसकी सारी स्किन पे इतने ब्लैक हेड्स थे कि शायद ही मैंने कभी किसी अडल्ट में देखे हों। बच्चों पे थोड़ी सी आप ज़रा, मेरे ख्याल में घर में पेरेंट्स से ज़्यादा मदर्स के लिए ज़रा इजी होता है कि ज़रा थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ के ऊपर अगर कर लें कि अगर आपको ऐसे कोई भी चीज़ नज़र आ रही है। और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुआ कि जो मुझे उसकी हिस्ट्री मिली कि क्योंकि पहले घर में कहीं एक दो उनको नज़र आए और बच्चा ज़ाहिर बाहर खेलते हैं, उसके बाद वो डर्ट की वजह से वो क्लॉगिंग होती है और क्लॉगिंग के बाद वो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आप उनको अनट्रीटेड छोड़ देंगे तो ज़ाहिर है डेफिनेटली उनके जाने की एक ही सूरत है और वो एक्ने की फॉर्म में जाएंगे। उन्होंने घर में निकालने की पेन से कोशिश की, उसके बाद वो ज़्यादा होते गए, क्योंकि आपने निकाल तो लिया लेकिन आपने प्रॉपरली उसको आप पोर्स को बंद नहीं कर सके। तो आपने एक प्रॉब्लम को ख़त्म करने की बजाय आपने और प्रॉब्लम्स को जनरेट कर लिया। तो ये डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं। हाइड्रा फेशियल इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर दिस। उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को साफ़ करते हुए, उसमें एक कोल्ड हैमर होता है जिससे हम बड़े अच्छे तरीके से पोर्स को बंद कर देते हैं। ये एक बहुत कॉमनली नज़र आने वाली वजह, क्योंकि अक्सर मेरे पास लोग आते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हमने इतने ट्रीटमेंट्स ले लिए हैं और हमें बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक्ने में। बच्चियाँ आती हैं, यंग बच्चियाँ आती हैं, अब तो खैर इवन मैरिड ख़वातीन के अंदर भी ये प्रॉब्लम। तो उसमें पीछे वजह यही होती है कि जब हम देखते हैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में तो उनकी स्किन भरी होती है वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स से। ऑफ कोर्स हमारे कॉलर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं क्या पूछेंगे। मोहम्मद अनवार बात कर रहा हूँ। जी जी, बताएं क्या पूछेंगे जी। हेलो, अगर आप टीवी की आवाज़ अपने पीछे बंद कर दें तो आप मुझे बेहतर तरीके से सुन सकेंगे, और डॉक्टर साहिबा भी आपको सुन रहे हैं इस वक्त। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी, मेरी स्किन पे ना ब्लैक दाग पड़ना शुरू हो गए। अच्छा जी, आई थिंक ब्लैक हेड्स की बात कर रहे हैं, इफ आई एम करेक्ट।
नहीं, ब्लैक स्पॉट्स। जी जी जी, मेरे ना स्किन पे बहुत सारे ना ब्लैक दाग पड़ना शुरू हो गए हैं और ऑयली बहुत करती है। आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आप दोबारा क्लियरली अपना सवाल दोहराएंगे? ब्लैक डॉट्स हैं? जी, ब्लैक दाग पड़ना शुरू हो गए हैं, ब्लैक दाग। ब्लैक दाग? जी, पड़ना शुरू हो गए, अब पहले नहीं थे। अच्छा, आपकी एज क्या है? तकरीबन 23 साल। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और ऑफ कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एंड आई थिंक स्पेसिफिकली ये डायग्नोसिस इसके लिए जरूरी होगा क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल, अभी हम जिस पे बात भी करने लगे थे, जो हाइपर पिगमेंटेशन, बेसिकली दिस इज वन फॉर्म ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई कि सनब्लॉक का इस्तेमाल ना करना, और दूसरी बड़ी वजह क्रीम्स, जो ये मिक्स क्रीम्स, बिल्कुल, जो स्टीरॉयड बेस्ड या मर्करी की बेस्ड क्रीम्स है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये जो आम मार्केट में मिलने वाली क्रीम्स हैं डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ, इवन क्योंकि लोग मिक्स नहीं कर रहे होते उन्हें, और वो वैसे मिल रही होती हैं उसी लेवल के साथ कि वाइटनिंग क्रीम्स है, तो उनको लग रहा होता है कि अच्छा ये डेंजरस नहीं है। दे आर इक्वली डेंजरस, क्योंकि उनके कंटेंट्स वही होते हैं। उनके थोड़े से भी इस्तेमाल के बाद अब आपने वो लगा ली और उसके बाद आप धूप में एक्सपोज हो गए, तो अब क्योंकि 23 ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये बहुत यंग एज है इस चीज के लिए, ठीक है, तो उसका मतलब यही है कि आप एक ऐसी चीज के ऊपर एक हार्श केमिकल पे आप यहाँ तो एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, और उसके अलावा आपकी सन की प्रोटेक्शन नहीं थी। अब ये अगर हो गया है तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस हमें अवेल करनी पड़ती हैं, और मैं इसलिए बार बार इतना जोर सनब्लॉक पे इसलिए दे रही हूँ कि जो सबसे मुश्किल चीज ट्रीट करना होती है वो सन डैमेज, वो हाइपर पिगमेंटेशन हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होती है और पेशेंट के लिए भी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो किस लेयर तक है, ठीक है, उसकी कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, हमें डिफरेंट ऑप्शंस पे जाना पड़ता है, किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ करता है, और मोस्टली केसेस के अंदर 100% वो क्लियर आउट नहीं होता। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहिबा हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बताएं क्या पूछेंगे? हम ना 10th भाई है। अच्छा जी, आप आवाज अपनी टीवी की बंद कर दें ताकि हम आपको बेहतर तरीके से सुन सकें। हेलो। हाँ जी बिल्कुल, मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें तो मैं आपको बेहतर तरीके से सुन सकूंगी। चलें जी, कॉल ही ड्रॉप हो गई। जब भी आप कॉल करते हैं, अगर आप अपनी टीवी की आवाज़ पीछे बंद कर देंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से और क्लियरली सुन पाते हैं। तो डॉक्टर साहिब आपके सवाल का जवाब जो है वो बेहतर तरीके से, सवाल भी समझ सकेंगे और बेहतर तरीके से उसका रिस्पॉन्स भी आपको दे सकेंगे। डॉक्टर साहिबा, हम बात कर रहे थे हाइपर पिगमेंटेशन के हवाले से, वहीं से कंटिन्यू करें। जी, तो मैं बात ये कर रही थी कि उसको अगर एक दफ़ा हो जाती है तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो उसका स्पैन बहुत लंबा होता है। तो इसलिए अगर तो अब आपको हो गई है तो उस पर और एक तो अगर फर्ज करें सन डैमेज है, कोई भी और वजह है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि अक्सर ख़वातीन के अंदर जो एक मेजर वजह होती है वो आयरन डेफिशिएंसी होती है। जब वो बच्चों की बर्थ के बाद, क्योंकि उस दौरान वो अगर अपने मल्टीविटामिन्स और आयरन्स को पूरा नहीं रख रही हैं तो एक बहुत चीज़ सामने आती है और वो मेलास्मा की सूरत में, हाइपर पिगमेंटेशन की सूरत में, जिसमें अक्सर लोग ये कह रही होती हैं, मतलब ख़वातीन कह रही होती हैं कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान या मेरी इस बच्चे के बाद मुझे छाइयाँ पड़ी थी। अगर अब ऐसा कुछ है तो उसको खुद मत छेड़ें, उस पर ट्राई मत करें कि आप डिफरेंट क्रीम्स लगा रही हैं, आपको कोई मशवरा दे रहा है कि जी ये मेरे ऊपर काम किया था, आप भी ये ट्राई कर लें। ऐसा कुछ नहीं करें, आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बेहतर तौर पे गाइड करेंगे और आपका स्पैन जो है वो ज़रा कम हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई ओरल मेडिसिन की भी साथ ज़रूरत हो। इसके अलावा आप पे क्या चीज़ लेज़र की ऑप्शन काम करेगी, माइक्रो नीडलिंग की काम करेगी, मीजोथेरेपी की काम करेगी, ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। जी, एंड इट्स एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद एक्सपर्ट बनने की कोशिश ना करें, एक्सपर्ट्स के पास जाएं, उनसे जाके हेल्दी एडवाइस लें और अपनी स्किन का और अपने आप का फिजिकली, मेंटली एंड ऑफ कोर्स स्किन वाइज बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें। आज का सेशन बहुत ही आई थिंक इंटरेस्टिंग रहा है। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब भी दिए। तो जी, यहाँ पर हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। वीकेंड आ रहे हैं, जाके वीकेंड एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।